ये जूली साहब जब राज में आ जब पत्रकारों ने भाई बताता जब राज में बारे आ गया तो साडू भाई बतावन लग गया। अब इन पत्रकारों को प्रमोशन हो एक डिमोशन हो हमारे समझ में को नहीं आ रही। जब मैं सभागार में आया तब सभागार में उपस्थिति देख करके मैंने पवन जी को कहा ये तो अच्छा हुआ है कि सहदेव फाउंडेशन ने मंच पे 4 ही लोगों को बिठाया, वरना मैच बराबरी का हो जाता। लेकिन अब कुछ सम्मान बचा है। और हमारे जूली साहब के साडू भाई कम से कम इतनी कृपा करेंगे कि इधर से खाली कुर्सियां नहीं दिखाएंगे, वरना अगर ये पॉलिटिकल मंच होता और मैं और जूली साहब भाषण दे रहे होते तो हमको नहीं दिखाते, उल्टा दिखा रहे होते। आज क्योंकि मैदान इनका है इसलिए इस मैदान में मेहरबानी रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित जर्नलिज्म की नई विधा और तकनीकी के जीवन में प्रवेश करने के बाद में जिस तरह से तकनीकी ने हमारे जीवन के हर एक पक्ष को छुआ है, उसके चलते हुए जिस तरह से जीवन में परिवर्तन हम देख रहे हैं, तकनीकी का बढ़ता हुआ समावेश हमारे जीवन में प्रतिपल जब हम महसूस कर रहे हैं, तब हमारा पत्रकारिता का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। और आने वाले समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद का दौर, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये हमारे जीवन को जिस गति के साथ में प्रभावित करने वाला है और जिस क्वांटम के साथ में प्रभावित करने वाला है, तब निश्चित रूप से ऐसे सारे विषयों की प्रासंगिकता को देखते हुए जिन पर विचार करने की, हमारी वर्क फोर्सेस को अपडेट करने की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को समझते हुए विजनरी कॉन्सेप्चुअलाइजर आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी ने और उनके नेतृत्व में फाउंडेशन ने जो ये आज कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी उठाई है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जिस तरह का साथ दिया है, मैं हृदयपूर्वक आदरणीय पवन जी का, फर्स्ट इंडिया परिवार का और वीरेंद्र जी का इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित राजस्थान में एक प्रखर राजनीतिक आवाज के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मेरे अभिन्न मित्र श्री टीकाराम जूली जी, सभागार में उपस्थित फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर आदरणीय महिपाल सिंह राजपुरोहित जी, सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको नमस्कार करते हुए आदरणीय पवन जी का, आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय महिपाल जी का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जनपद की इस वर्कशॉप में मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। आप सबके बीच में आकर के इस खूबसूरत भवन में मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी है और अत्यंत आनंद का अनुभव भी मैं कर रहा हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जो मैं दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्योंकि जानता हूँ, मुझे राजस्थान में विधानसभा में काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में का परिचय कराने के लिए भी, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से रूबरू कराने के लिए भी मैं आदरणीय पवन जी का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, जिस तरह से तकनीकी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, उस सब के चलते हुए
जो स्मार्टफोन बेस्ड या गोप्रो कैमरा बेस्ड जर्नलिज्म की नई विधा हमारे देश में खड़ी हुई, जैसा टीकाराम जी अभी कह रहे थे कि इस विधा ने अनेक ऐसे लोग जिनके पास में प्रतिभा थी और एक जज्बा था, उनको एक सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, इस बात का पक्षधर रहा हूं कि प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं हमेशा ही अपने प्रतिभा के प्रदर्शन का कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढती हैं। लेकिन इस तकनीकी ने, बदलते हुए तकनीकी परिदृश्य ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में या तकनीकी इस जीवन के हर क्षेत्र में जहां जिस किसी के पास में प्रतिभा है, उसे उभारने का, उकेरने का, उसके प्रदर्शन का बहुत सारे नए अवसर और प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए। इस अनुक्रम में ये इंटरनेट बेस्ड मीडिया जो है, ये भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक नया संवर्ग बनकर के उपस्थित हुआ और वो निश्चित रूप से उस संवर्ग ने अपने काम करने वाले ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की ताकत के आधार पर देश भर में और दुनिया भर में अपनी नई पहचान गढ़ने में और अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी प्राप्त की है। उन ऐसे सारे देश भर के प्रतिभाशाली मोबाइल जर्नलिस्ट, ऐसे सब साथियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित यहां सभी मोबाइल जर्नलिस्ट साथियों का मैं हृदयपूर्वक बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, अब समाचार जो पहले न्यूज़ रूम का मोहताज हुआ करता था, वो आज न्यूज़ रूम से बाहर निकल करके और सीधा मैदान से हम सब लोगों के बीच में पहुंचने लगा है। न्यूज़ रूम और न्यूज़ चैनल्स की निर्भरता जो समाचारों को एक से दूसरी जगह संप्रेषित करने में थी, और उसके कारण से जिस तरह के चाहे अनचाहे फिल्टर्स जिस तरह के लगते थे, लगाए जाते थे, समाचारों को जिस तरह से एक पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके और पत्रकारिता में पारदर्शिता लाने का काम जो ये मोजो जर्नलिस्ट ने किया, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस लोकतंत्र को समृद्ध और परिपक्व करेगा। आज समाचार सीधे दर्शकों तक पहुंचता है, अनफिल्टर्ड तरीके से पहुंचता है, मल्टीपल वेरिएंट्स और माध्यमों से पहुंचता है। तब व्यक्ति तुलना करके उसकी सच्चाई को जानने और उस समाचार के पीछे खड़े निहितार्थ को समझने का अवसर तो प्रदान करता ही है, और साथ ही साथ ये जो एस्टेब्लिश्ड न्यूज चैनल नेटवर्क था, जिस एस्टेब्लिश्ड न्यूज चैनल नेटवर्क ने अपने निहित स्वार्थों के चलते हुए, उद्देश्यों के चलते हुए, मैं स्वार्थ शब्द उपयोग कर रहा हूं आपके सामने, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन उसके चलते हुए जिस तरह से समाचारों को अपने दृष्टिकोण से दिखाना प्रारंभ किया था, उसके ऊपर निश्चित रूप से रोक लगाने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं इसके लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए यह आवश्यक था कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसा माना गया, उसमें पारदर्शिता का समावेश होकर के और अधिक पारदर्शिता के साथ में समाचार जनता तक पहुंचे। ये लोकतंत्र को बल देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध करने में जो आपने योगदान किया है, ये आप सबका योगदान निश्चित रूप से परिवर्तित होते इस समय में और समृद्ध होते हुए इस लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक था और इस कमी की पूर्ति आप सब ने मिलकर के की है। आज छोटे से छोटी घटना और छोटे से छोटे विषय, इन सब की बात
दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम स्थापित पत्रकारिता से इतर आज डेवलप हो गया। अभी जब टीकाराम जी बात कर रहे थे, इन्होंने डोटासरा साहब के क्षेत्र में की एक न्यूज़ वायरल होने की बात की, लेकिन इस बदलते हुए परिदृश्य में डोटासरा साहब की न्यूज़ की जगह, डोटासरा साहब के क्षेत्र की न्यूज़ की जगह, डोटासरा साहब की न्यूज़ दिन में कितनी बार वायरल हो जाए, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। इस सब के चलते हुए जहां एक तरफ हाइपर लोकल जर्नलिज्म को बल मिला है, गली मोहल्ले की खबर भी कहीं वायरल होकर के पूरे विश्व की ग्लोबल न्यूज़ बन सकती है, ऐसी संभावनाएं उद्धृत हुई हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विषय, जब कभी एक छोटी सी खबर, जो खबर कहीं उसकी कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वो इस तरह से आकर्षण का केंद्र बनती है कि पूरे विश्व में उसके बारे में चर्चा होने लगती है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन निश्चित रूप से सकारात्मक तो है, लेकिन इन सारी सकारात्मकताओं के साथ साथ में बहुत सारी चुनौतियां भी इस सब के कारण से खड़ी हुई। एक तरफ जहां बहुत लंबे परिश्रम के बाद में, बहुत सारे लोगों के पुरुषार्थ के साथ बात चलते हुए, बहुत सारे लोगों के पवित्रता के साथ में काम करने के चलते हुए लोकतंत्र को यह ताकत मिली कि उसे चौथे स्तंभ के रूप में, पत्रकारिता जगत को यह ताकत मिली कि उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान मिली, उसे परिभाषित किया गया। अनेक लोगों ने भगवान नारद मुनि से लेकर के आजादी के बाद में, आजादी की लड़ाई के समय में और आजादी के बाद में अनेक लोगों ने साहस के साथ में अनेक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी पत्रकारिता के जगत में काम किया, तब जाकर के पत्रकारिता को यह पहचान मिली। पत्रकारिता की इस विश्वसनीयता को लोगों ने स्वीकार किया। टीवी चैनल्स आने से पहले अखबार के जगत में राजस्थान पत्रिका में लिखा जाता था, या इंडियन एक्सप्रेस अगर जो है एक ब्लैंक एडिटोरियल लिख देता था, उसका प्रभाव सारे देश में होता था, उसकी पहचान होती थी। उन्होंने लिखा है, उसको सही लिखा होगा ऐसा स्वीकार किया जाता था। ये जो विश्वसनीयता है, इस विश्वसनीयता का दंड अब जो है, विश्वसनीयता का कि रस्सी जो है, वो विश्वसनीयता का स्तंभ जो है अब आप सब लोगों के कंधों पर है, आप सब लोगों के हाथ में। देखिए, हम सब जानते हैं विश्वसनीयता बनाना बहुत बहुत कठिन है। अनेक वर्षों की, दशकों की साधना उसके पीछे नियोजित होती है, तब जाकर के विश्वसनीयता स्थापित होती है, लेकिन टूटने में एक दिन लगता है। ये विश्वसनीयता है, तो जो इश्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हमको इस तरह की वर्कशॉप में बातचीत करने की, जागृत करने की, एडुकेट करने की, लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है। आज फेक न्यूज जिस तरह से आ रही, और फेक न्यूज के कारण से जिस तरह से सनसनी फैलाने के लिए कुछ न्यूज को डिस्टॉर्ट करके या बिना निराधार इस तरह की न्यूज क्रिएट करने के जिस तरह के अवसर इस ओपननेस के कारण से बढ़े, इसने भी निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने, पत्रकारिता जगत के सामने और लोकतंत्र के सामने खड़ी की। अतिशयोक्तिपूर्ण खबरें चलाना, किसी खबर को अपने किसी निहित उद्देश्य से उसको अतिशयोक्तिपूर्ण बनाना, ये एक छोटे समय के लिए आपको पॉपुलैरिटी दे सकता है, या शायद आपका कोई एक मंतव्य उसके पीछे जो छिपा है, जो निहितार्थ है, शायद उसमें कुछ अंश तक सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये मान करके चलिए कि वो स्थायी नहीं है, और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी क्रम में जो नैतिकता का प्रश्न है, क्योंकि पत्रकारिता नैतिकता के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है, और जहां पत्रकारिता में जब कभी भी, मैं आज ये अवसर नहीं है वरना मैं मंच पर खड़े होकर के साहस के साथ में 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पत्रकार ने या पत्रकारिता के जगत ने नैतिकता को के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है, और उस कॉम्प्रोमाइज की कीमत उस पत्रकार को चुकानी पड़ी है। अनेक उदाहरण, आप सब लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, अपने परिवेश में गर्दन घुमा करके देखेंगे, ऐसे अनेक उदाहरण आप सबके सामने मिल जाएंगे। हमारी स्थिति ऐसी न हो और हम उस सूची में सूचीबद्ध न हो,
इसके लिए भी हमको विचार करके अपने आप को उसके लिए तैयार करने की आवश्यकता, और तैयार करने की जिम्मेदारी, संसूचित करके समृद्ध करने की जिम्मेदारी जो डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन ने ली है, मैं इसके लिए आपका आभार ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिना पुष्टि के संवेदनशील खबरों को फैलाना और उनके कारण से खड़ी होने वाली चुनौतियाँ कालांतर में हमें वृहत्तर समाज की दृष्टि में नीचे गिराती हैं। एक बार हमको लगता है कि हमने शायद ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण खबर चला करके, कोई संवेदनशील खबर चला करके शायद कहीं एक बार लाइक्स अर्जित कर लिए होंगे, हमारी व्यूअरशिप उसके कारण से बढ़ी होगी, लेकिन लंबे दौर पर उठा करके देख लीजिए, लंबी दूरी पर उठा करके देख लीजिए, अब तक दुनिया में जितने भी पत्रकार जो हुए हैं और जिन्होंने प्रसिद्धि पाई और वो प्रसिद्धि के जो है चरम तक पहुंचे, उन सब के जीवन को उठा करके पढ़िए। और मैं तो चाहूँगा कि जितने पत्रकार मित्र बैठे हैं उनको निश्चित रूप से ऐसे स्थापित पत्रकारों की सारी जीवनी को, डॉक्टर साहब से भी कहूँगा कि उसको संकलित करके एक ग्रुप बना करके, आज तो कल को सब सॉफ्ट कॉपी में बुक्स अवेलेबल होती हैं, उसको बना करके देना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अगर अंग्रेजी में हम नहीं पढ़ सकते हैं या दूसरी भाषा में नहीं पढ़ सकते तो बहुत आसानी से ट्रांसलेट होकर के उनको पढ़ी जा सकती है। हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमको ये पता लगे कि कितनी चुनौतियों के सामने भी अगर व्यक्ति अपना मेरुदंड सीधा करके खड़ा रहा है तो उसने आने वाले समय में उत्कर्ष को प्राप्त किया है। इसलिए फिसलन में फंसने के बजाय या फिसलन के आकर्षण में जो है सहज रूप से प्रसिद्धि पाने के आकर्षण में फंस करके फिसलन के रास्ते पे जाने के बजाय कठिन चढ़ाई के दौर पर, जिसमें रिसर्च भी है, जिसमें मेहनत भी है, जिसमें परिश्रम भी है, जिसमें पवित्र भाव भी है, उन सब के साथ में जुड़ करके यदि हम काम करेंगे तो हम उस पंक्ति में जिनको आज लोग पढ़ रहे हैं उसमें जा कर के समावेशित अपने आप को करने, उसमें सूचीबद्ध कराने में कामयाब हो सकते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ में चुनौती इन लोगों को लेकर के भी है। आज जिस तरह से समाज में इंटॉलरेंस छोटे छोटे विषयों को लेकर के होने लगी है, पॉलिटिकल अरीना में काम करने वाले लोगों के द्वारा खड़े किए गए जो है संसार में, इकोसिस्टम में जिस तरह का इंटॉलरेंस का भाव है और मॉब मेंटेलिटी जिस तरह से ऐसी हर छोटी बड़ी घटना के पीछे या ऐसे छोटे बड़े अवसर पर दिखाई देती है, मुझे इन जो है ये मोज़ोब जर्नलिस्ट जो हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट जो हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर के भी एक गंभीर चिंता मेरे मन और मस्तिष्क में दिखाई देती है। इनकी सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किस तरह से हो और इन्हें किस तरह से संरक्षण मिले, इसके ऊपर भी निश्चित रूप से जो बड़े हैं उनको बैठ करके विचार करना चाहिए, चाहे वो सरकार में है और या व्यवस्था में जो बड़े लोग हैं उन सबको विचार करना चाहिए। इस तरह की वर्कशॉप में किस तरह से उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उनको किस तरह से जो है चैतन्य बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी ऐसी वर्कशॉप में निश्चित रूप से जो जानकार हैं उनके द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। आने वाले समय में जिस तरह से हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता बढ़ रही और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह के जो है हम न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस तरह के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ एआई एल्गोरिथम बेस्ड है, ऐसे समय में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी सनसनी को जिस तरह से प्रायोरिटी देते हैं, एक तरफ हमारे मन में सनसनी को प्रायोरिटी देने का भाव, सनसनी पैदा करने का भाव, और दूसरे तरफ जिस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम भी जब सनसनी को प्रमोट करती है, तो वास्तविक खबरें और जिन खबरों की समाज और राष्ट्र को आवश्यकता है वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाती हैं। उनको भी हमें प्राथमिकता बराबर मिले, इसके लिए हमको परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके उनको आगे लाने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। मोज़ो वर्कर्स का जो मैंने सुरक्षा और संरक्षण की बात की, आदरणीय टीकाराम जी ने उस विषय को बहुत आगे गंभीरता के साथ में उस पर उन्होंने कहा कि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी सरकारों को भी काम करना चाहिए और व्यवस्था को भी काम करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक संकट भी अंततः फिसलन की तरफ लेकर के जाता है। आर्थिक संकट भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर करता है।
इस रास्ते से किस तरह से निकल सके, इस दिशा में भी निश्चित रूप से सरकारों को भी और बैठे हुए चैनल्स को भी साथ में काम करने की आवश्यकता है। ये सारी चुनौतियों के सामने हमको किस तरह से वे फॉरवर्ड, एक आगे का रास्ता दिखाई देता है। आज जब दिन भर वर्कशॉप होगी उसमें निश्चित ही इस विषय पर भी विचार विमर्श होगा। एक जो मैंने क्रेडिबिलिटी की बात की, उसको लेकर के फैक्ट चेक करने के आजकल बहुत सारे टूल्स आए, AI बेस्ड टूल्स आए। अभी मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बम्बार्डमेंट था कि एलन मस्क ने इस तरह का जो है, पहले तो था कि टोयोटा ने इस तरह का इंजन बना दिया, हाइड्रोजन बेस्ड इंजन, की EV का जमाना समाप्त हो जाएगा और उस हाइड्रोजन और जो सॉलिड बैटरी का जो है, सॉलिड स्टेट बैटरी का कॉम्बिनेशन से एक ऐसा इंजन बना दिया जो एक बार 5 मिनट के चार्ज के बाद में 1000 किलोमीटर चलेगा। हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़ उसको लेकर के थी, हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़ उसको लेकर के, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग पोस्ट उसको लेकर के। उसको AI, जब आप चैट GPT में जाकर के उसका फैक्ट चेक करो तो वो एब्सोल्यूट जीरो है, उसका कहीं कोई आधार नहीं। ऐसे अनेक विषय, अनेक तरह की सनसनियां पैदा की जाती। और आज जब जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस पूरी दुनिया में चल रही है, तब बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे विषयों को लेकर के जो आने वाले समय में समाज और देश के लिए बहुत बड़े घातक हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो हैं हम सबको इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलते हैं। उनको किस तरह से डीप जो है फेक को आइडेंटिफाई करके उनका फैक्ट चेक हो, उसके लिए हम AI बेस्ड व्यवस्था को खड़ी करें, उसके हम ब्लॉकचेन व्यवस्था को खड़ी करें। हमें इसके लिए इंडिविजुअल्स के साथ साथ में इस तरह से सारे मीडिया हाउसेस को मिलकर के, रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेस को मिलकर के इस तरह की एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। और उसमें बहुत बड़ी लागत की भी आवश्यकता नहीं है। एक व्यवस्था इस तरह की खड़ी हो जाए कि कोई भी मौजूद जर्नलिस्ट कहीं भी बैठा है, वो चाहे जैसलमेर की सुदूर ढाणी में बैठा है या अलवर के किसी गांव में बैठा है, वो सीधा एक उसके ऊपर पोस्ट करे और उसको इमीडिएटली उसका फैक्ट चेक मिले। ये इंटरनेट पे किया जा सकता है, हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्था बने, इसकी भी आने वाले समय में आवश्यकता है। नैतिक मानदंडों को और अधिक समृद्ध करने के लिए और डिजिटल सिक्योरिटी को और अधिक बढ़ाने के लिए, इस तकनीकी की बढ़ती हुई तकनीकी के दौर में जिस तरह से डिजिटल चैलेंजेस हम सबके सामने बढ़ आ रहे हैं, इन सब को बनाने के लिए भी हमें किसी न किसी तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग्स पर काम करने की आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं इस दूरदर्शी सोच के साथ में किया गया इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक हाइब्रिड मॉडल इस दिशा में खड़ा होना चाहिए। कुछ चैनल्स ने खड़ा किया भी है, जहाँ इस तरह का मोजो जर्नलिस्ट जो है वो फीड दे करके और एस्टैब्लिश चैनल के माध्यम से न्यूज़ रूम से उसकी न्यूज़ जाए, इस तरह की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करके हमें इस जो हमारे पास में ये जो ताकत जनरेट हुई है, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और साथ साथ में सरकारों को भी पॉलिसी बेस्ड प्रोटेक्शन ऐसा किस तरह से इनको मिले, इस दिशा में भी आगे समय आने पर समय रहते इसके ऊपर काम हो, इसके ऊपर भी हम सबको मिलकर के वातावरण को, वायुमंडल को बनाने की आवश्यकता है। इस सब के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय पवन जी का, आदरणीय डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने ये शुरुआत की है। और निश्चित रूप से जब शुरुआत का पहला कदम होता है तो वो पहला कदम हमको लगता है कि शायद वो उतना प्रभावी और उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं होगा, उतना असरकारक नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन पहला कदम ही अंततः मंजिल की तरफ लेकर के जाता है। हमको इस पहले और सशक्त कदम को सशक्त और जो है वो हम प्रभावी बनाएं, इस सब के लिए हमको गंभीरता के साथ में दिन भर के इस कार्यक्रम में, इस वर्कशॉप में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न करने चाहिए, हम सबको बातचीत करनी चाहिए। उस बातचीत का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से इसकी प्रभावी पर इसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। वैसे सारे ही वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में मैं एक बात निश्चित हमेशा ही कहता हूँ, चाहे हम सरकार में बैठ करके भी बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसमें जो है
वो उसके इनॉग्रल सेशन में लगाते हैं, जहां हम कोई ना कोई अतिथि आता है, वो अपनी बात करता है। और मुझे लगता है कि उस कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा अनुपयोगी और सबसे ज़्यादा अनुत्पादक सेशन वही होता है। इसलिए इस अनुपयोगी और अनुत्पादक सेशन में जहां विषय की जानकारी न रखने वाले लोगों को बात करने का मौका मिला है, वी आर नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ आए हैं, उमाशंकर सिंह साहब हम सब के बीच में, इसके अतिरिक्त भी अशोक सेहरा जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो इस विधा के अपने आप में महारथी हैं, वो सब लोग बैठे हैं। वो लोग सब अपनी बात करें, अपने अनुभव साझा करें और आने वाले नई पीढ़ी को उस अनुभव के साथ में समृद्ध करें। उसके और आपके बीच में ज़्यादा बड़ा व्यवधान न बनते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत पुनर्निर्माण के दौर पे है। ऑन वन एंड वी आर अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चर रिनासा, हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे हैं। एंड एट द अदर एंड वी आर अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वेन एवर ए सोसाइटी और ए कंट्री अंडरगोज ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईरा ऑफ कल्चरल रिनासा, then every stakeholder has its own responsibility। हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। और क्योंकि जो मैं मानता हूं कि जो जितना सक्षम है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। आप लोग सामर्थ्यवान हैं, आप लोग सक्षम हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, आपकी पहचान है, आपके चेहरे की पहचान है, आपके शब्दों की कीमत है। आपके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द और आपके द्वारा किया गया कोई भी वाणी से और व्यवहार से किया गया उठाया गया कोई भी कदम इस राष्ट्र की प्रगति में बाधक न बने, इस विचार को हमारे जहन में रखते हुए हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ।